Hello students, so I am back again with a new chapter for you, and today the chapter name is Changing Trends in Occupation. Changing Trends in Occupation. तो चेंजिंग ट्रेंड्स का मतलब आप समझ रहे हो और ऑक्यूपेशन का मतलब आप समझ रहे हो या नहीं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कोई काम करना, ऐसा कोई काम करना जिससे हमारी अर्निंग हो सके, हमारी फैमिली को इनकम हो सके और हम उस इनकम के ज़रिए अपनी फैमिली के जो ज़रूरी खर्चे हैं उसके लिए ख़रीदारी कर सकें, बच्चों की स्कूल फीस भर सकें, दूध वाले को पैसे दे सकें, घर के लिए सब्जी ला सकें, घर के लिए जो भी राशन का सामान होता है वो ला सकें, पानी का बिल भर सकें, बिजली का बिल भर सकें, टेलीफोन का बिल भर सकें, हाउस रेंट अगर देने की बात हो तो वो भी दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस का खर्च उठा सकें, बड़े बुज़ुर्गों की मेडिकल फैसिलिटी, उनके इलाज का खर्च उठा सकें, त्यौहार मनाने के लिए हमारे पास में पैसे हों। सो ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स वी कैन फुलफिल विथ ए प्रॉपर ऑक्यूपेशन वी हैव। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशन में, आजीविका के साधन में, जीविकोपार्जन के साधन में, समय के साथ में, इसके ट्रेंड में, इसके चलन में, प्रचलन में क्या क्या बदलाव आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग जरा सा स्नैपशॉट देखते हैं। ये उड़ीसा के एक गांव के बारे में है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट विलेजर्स इन उड़ीसा इज एग्रीकल्चर. Many of them are also engaged in non-agricultural activities like animal husbandry, industries like mining, minerals, cement, paper, sugar, fertilizer, iron and steel, handloom, art and crafts. The unique handicrafts like pattachitra, sand art, metal work, silver filigree, stone carving, puppets and masks are in great demand by tourists and hence the artisans are able to earn a decent living. तो ये कहानी है, ये बात जो बताई जा रही है उड़ीसा के गाँव के बारे में, जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, उनकी जीविका का मुख्य साधन क्या है? ये है एग्रीकल्चर, कृषि, खेती। इसके अलावा भी वहाँ के लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं, जैसे पशुपालन करना। कुछ लोग वहाँ इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, पेपर, शुगर, फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील की फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ लोग हथकरघा मशीन का भी काम करते हैं, कुछ लोग आर्ट और क्राफ्ट का भी काम करते हैं। वहाँ के जो कुछ खास हैंडीक्राफ्ट हैं उसके नाम हैं पट्टचित्र, सैंड आर्ट, सैंड आर्ट का मतलब है रेत पर, मेटल वर्क, सिल्वर फिलिग्री, वहाँ वो लोग पत्थरों पर भी खोद करके उससे भी कुछ चीज़ें बनाते हैं, कठपुतलियाँ भी बनाते हैं, मास्क भी बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सॉरी। और इन सारे कामों के ज़रिए वहाँ के जो कारीगर हैं वो डिसेंट लिविंग, मतलब ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं ताकि उनकी फैमिली आराम से चल सके। सो नाउ द टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स। वहाँ के गांव के में रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? वे जीविकोपार्जन के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए क्या काम करते हैं? इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट इंडियन विलेजर्स वेर सेल्फ सफिशिएंट. The farmers dependent on agriculture and animal husbandry. They were involved in other activities when they had spare time. Once the harvesting and sowing were over, like basket making, mat weaving, handicraft, etc. Many other occupations depended on farming like the blacksmith and the carpenter. तो अगर हम पुराने समय की बात करें तो हम सब लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि भारत के जो किसान थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो खुद कर लिया करते थे। किसान खेती किया करते थे और पशुपालन करते थे। खेती से उन्हें अनाज, सब्जियां मिल जाया करती थीं
और जानवरों से उन्हें मीट, अंडे और दूध मिल जाया करते थे। इसके अलावा भी जब खेती के बाद का जो समय होता है, जैसे फसल की कटाई के बाद का समय या उन्होंने खेतों में बीज डाल दिया है उसके बाद का समय, उस समय में वे लोग टोकरी बनाया करते थे, चटाई बुनते थे, कुछ हस्तकला वाला काम किया करते थे, हाथों से मूर्तियां बनाना, कुछ इस तरह का काम किया करते थे। कुछ और भी ऑक्यूपेशंस हैं खेती वाले, जो कि कुछ और लोगों के काम पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कारपेंटर के ऊपर में किसानों की डिपेंडेंसी हो सकती है, ब्लैक स्मिथ, लोहारों के ऊपर में उनकी डिपेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि लोहार क्या करेगा, लोहार उनके लिए हंसिया बनाएगा, फावड़ा बनाएगा, कुदाल बनाएगा, खुरपी बनाएगा, उनके हल का भी काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पुराने समय में जो भारतीय किसान हुआ करते थे, दे वेयर सेल्फ सफिशिएंट, बट द डिपेंडेंस ऑफ मेनी फार्मर फैमिलीज ऑन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड, low productivity and low earnings forced many farmers to give up farming. The opportunities of earning from non-agricultural occupations like pottery, blacksmithery and weaving also decreased. लेकिन समय के साथ में आगे चल कर के ऐसा हुआ कि बहुत सारे परिवारों के लिए एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर, एक ही टुकड़े पर डिपेंड करना थोड़ा मुश्किल होता चला गया, क्योंकि परिवार तो बढ़ते रहते हैं, बेटे का होना, पोते का होना, बेटियों का होना, है ना, नातिन का होना, तो फैमिली मेंबर्स की संख्या तो बढ़ती रहती है, लेकिन उस परिवार के पास में जो लैंड की होल्डिंग है, जितनी ज़मीन है, वो बढ़ती नहीं अपने आप, जब तक लोग कमाई करके ज़मीन का कोई दूसरा टुकड़ा भी ना खरीदें। और जब लोग एक ही खेत पर बार बार खेती का काम करते रहते हैं, अनाज उपजाने का काम करते रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है, जिसमें उसमें ज़्यादा अनाज की उपज नहीं होती, और इस वजह से भी किसानों की उपज, किसानों की जो आय है, इनकम है, वो प्रभावित हुई है। और इस वजह से धीरे धीरे आगे चल कर के किसानों ने पूरी तरह से खेती पर ही डिपेंडेंट रहना छोड़ दिया, उन्होंने कुछ और भी काम करना चाहा, कुछ और भी काम करने की कोशिश की। The opportunity of earning from non-agricultural occupations like pottery, blacksmithy and weaving also decreased. और इसके साथ साथ में ये भी देखा गया कि अगर वो कुछ और जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, लोहे का काम, बुनाई का काम, समय के साथ में ये भी कम होता चला गया। तो अब आगे चल कर के हम लोग इसकी वजह से, ये जो उनकी कमाई किसानों की कम होती चली गई, सिर्फ खेती से उनका काम नहीं चल पा रहा था और बाकी जो सपोर्टिंग जॉब है उससे भी उनका काम नहीं हो पा रहा था, तो किसानों ने क्या करना चाहा, दे वांटेड टू माइग्रेट, वे शहरों में जाना चाहते थे, बड़े बड़े शहरों में जाकर के बसना चाहते थे। क्यों? काम के सिलसिले में। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज एंड टाउन। माइग्रेशन का मतलब है दूसरी जगह जाकर के रहना, है ना। आपने माइग्रेटरी बर्ड के बारे में सुना होगा कि साइबेरिया में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में ऐसा होता है कि वहाँ से बहुत सारे पक्षी माइग्रेट करके एशिया पैसिफिक, हमारे भारत देश में भी चले आते हैं और यहाँ पर वो 2-3 महीने रहते हैं और फिर वापस वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया और रसिया वापस जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पर जब ठंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस केस में वे अपना रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं, है ना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, कि किसानों की इनकम धीरे धीरे कैसे कम होती चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने माइग्रेट करने की बात की, शहरों में जाना चाहा। As the opportunities of employment in rural areas decreased, many villagers started moving towards cities and towns in search of other occupations. Most of them lacked the skill and training for taking up jobs in factories, offices, etc. Hence, they had to work as labor on construction sites, in dhabas or as rickshaw pullers. Sadly, some of them even had to resort to begging. तो ये बड़ी दुखद बात है ना।
कि जब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली गई, इनकम कम होती चली गई, तो किसान या गांव में रहने वाले लोगों ने शहरों की तरफ में अपना मुंह मोड़ना शुरू किया। वो शहर जाने लगे। क्यों? क्योंकि ये वहाँ जाकर के काम करना चाहते थे, काम ढूंढना चाहते थे, रोजगार चाहते थे। लेकिन गांव से जो सारे के सारे लोग या जितने भी लोग शहर जाते हैं, सबके पास में प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस में, फैक्ट्री में काम मिल पाना मुश्किल होता है। तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में उन्हें मजबूरी में मजदूर का काम करना होता है, लेबर का काम करना होता है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर घर बनाए जा रहे होते हैं, पुल बनाए जा रहे होते हैं। समटाइम्स दे हैव टू वर्क एट ढाबा, उन्हें ढाबा में काम करना होता है। और अगर फिर भी अगर कोई ढंग का काम ना मिले तो उनकी मजबूरी होती है कि भाई कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा ऑक्यूपेशन के लिए। वे रिक्शा खींचने का भी काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। Our next topic is मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन आप समझ पा रहे हो? So what is meant by machine? What do you mean by mechanic? And what do you mean by mechanization? तो एक्चुअली में मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनीकरण, खेती के काम का, एग्रीकल्चर के काम का मशीनीकरण। The use of machines in agricultural activities brought a great change in occupations. A single machine replaced the labor of many workers. Many farm laborers lost their source of income. However, machines and electricity in villages also created some new occupations like tube well diggers, tractor drivers, salesmen, mechanics, etc. तो बच्चों क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ, तरह तरह के काम के लिए मशीनें बनाई गई। तो उसी तरह से खेती के काम को भी कम समय में या इफ़िशिएंटली, अच्छे तरीके से करने के लिए मशीनें बनाई गई। लेकिन जब ये मशीनें बनाई गई तो इससे फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि अब एक ही मशीन कई सारे लेबर का काम अकेले कर देती थी। इससे किसानों का लेबर चार्ज बचता था, समय भी बचता था। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे फार्म लेबर, किसान जो लेबर का काम, श्रमिक का काम किया करते थे, बीज की बुआई का काम हुआ, कटाई का काम हुआ, ढोने का काम हुआ, ये सब जो काम हुआ करते थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि इन सारे कामों को कुछ मशीनें कम समय में ही कर दिया करती थी। हालांकि ऐसा भी हुआ कि इन मशीनों के इस्तेमाल करने से और गांव में बिजली के पहुंचने से कुछ नए ऑक्यूपेशंस, कुछ नए काम भी पैदा हुए, जैसे ट्यूबवेल की खुदाई करने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर, सेल्समैन, मैकेनिक, ऐसे मैकेनिक जो मशीनों की रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ जैसे हम लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि देयर इज ए हार्वेस्टर विच इज़ कटिंग क्रॉप्स। तो पहले ऐसा होता था कि लोगों को एक बड़े खेत की कटाई में 10 मजदूर लगाने होते थे और शायद उन्हें 4 दिन 5 दिन लगते हों। बट नाउ इट इज देयर इज ए मशीन, दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टर। और अगर आप एक बार इस मशीन को अपने खेत में लगा देते हो तो खेत के एक बड़े प्लॉट को में जितनी भी फसलें उगी हुई हैं ये उसकी कटाई भी कर देगा और उसमें से अनाज के दाने और डंठल भी अलग अलग कर देगा। तो जो काम मजदूरों के द्वारा हफ्ते भर में हुआ करता था वो काम इस हार्वेस्टर मशीन के जरिए एक ही दिन में हो जाया करता है। तो है ना कि इसका क्या प्रभाव पड़ा मशीनीकरण का गांव में रहने वाले किसानों पर या गांव में रहने वाले श्रमिकों के ऑक्यूपेशन पर। So do you know green revolution increased agricultural production with the use of machines, good quality seeds, use of fertilizers, etc. यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का नाम दिया गया है, जिसके द्वारा हमारे खेतों की उत्पादन क्षमता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशंस के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सफ़ेद क्रांति की बात कर रहा हूँ। अभी अभी तो हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जरा सा पढ़ा, ये बात है सफ़ेद क्रांति, इसका मतलब है दुग्ध उत्पादन के बारे में, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। In earlier times, the farmer and his family looked after the milk-giving animals on their farm. The quality of animals and their feed were not very good. As a result, the production of milk was low. Moreover, poor supply system created a scarcity of milk in both the rural and urban areas. तो जब हम सफ़ेद क्रांति की बात कर रहे हैं, मिल्क के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले के समय में क्या होता था कि किसान और उसकी परिवार के लोग वो जानवर पाला करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, जिससे उन्हें दूध मिल सकता था। और कई बार वो इन भैंसों को, बैलों को अपने हल में जोतने के लिए भी लेबर के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन जानवरों को वो अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें दूध का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था। इसकी वजह से गांव में भी दूध की कमी रहती थी और ये शहर में ले जाकर के ज़्यादा दूध बेच नहीं पाते थे। तो किसान पशुपालन तो करता था लेकिन बहुत खुश नहीं था, लेकिन उसके पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, ज़्यादा इनकम नहीं होता था उसे एनिमल हस्बेंड्री के काम से। तो आगे चल कर के इसके बारे में भी काफ़ी सारा काम हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को पशुपालन में फ़ायदा होने लगा। वो फ़ायदा कैसे होने लगेगा ये हम लोग अभी अभी पढ़ेंगे। सो हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्टर वर्गीस कुरियन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात। इट वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, processing, marketing, export and distribution of byproducts of milk like butter, cheese, ghee, skimmed milk powder, baby food, ice cream, condensed milk, yogurt, curd and lassi. The cooperatives worked so efficiently that soon India, a milk deficient country, became the largest producer of milk in the world. तो बच्चों, ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, ये वही हैं जिन्होंने अमूल को इस्टेब्लिश किया। हाँ, मैं उसी अमूल की बात कर रहा हूँ जिस अमूल का चॉकलेट, जिस अमूल का मक्खन, दूध या पनीर या इस तरह के बाकी सारे प्रोडक्ट आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो। मुझे मालूम है कि बच्चों को अमूल चॉकलेट बहुत पसंद है। ये वही अमूल है जिसमें अमूल के लोगों के बगल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, और अक्सर अखबार में भी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून वाला ऐड आया करता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। इन्होंने ये काम शुरू किया था गुजरात में एक जगह पर, जिस जगह का नाम था आनंद। इट वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो काम था, ये जो चीज़ उन्होंने शुरू की, इसमें उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया। डेयरी फार्मिंग का मतलब है उन जानवरों का पालन पोषण करना, पशुपालन करना जो हमें दूध देते हैं, तो गाय, भैंस, है ना। और इसके बाद उन्होंने बड़े ही प्लान्ड मैनर में दूध को प्रोसेस करने के बारे में, मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, और दूध से जो अलग अलग बाई प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पनीर, घी, इवन उन्होंने मिल्क पाउडर का भी चलन शुरू किया। बच्चों के लिए जो बेबी फूड होता है, आइसक्रीम होता है, कंडेंस्ड मिल्क होता है, दही होता है, लस्सी होता है, ये सारी चीज़ें भी इनकी डेयरिंग फार्मिंग वाले प्रोजेक्ट से बनाई जाती थी। तो एक्चुअली में इन्होंने गुजरात में आनंद नाम के गांव में या उसके आसपास के इलाके के सारे लोगों के साथ मिल करके एक बड़ा सा कोऑपरेटिव यूनिट सेटअप किया। कोऑपरेटिव यूनिट में क्या होता है कि उसमें कोई एक आदमी काम नहीं करता, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग भी हो सकते हैं अगर इस कोऑपरेटिव का नेटवर्क बहुत बड़ा हो, है ना। और आगे चल करके इसी कोऑपरेटिव की वजह से अमूल, इसकी स्थापना हुई, और आगे चल करके हमारा देश जो एक समय में मिल्क डिफिशिएंट कंट्री,
ये शब्द है डिफिशियंट और इफिशियंट। इफिशियंट का मतलब होता है आपके पास किसी चीज़ का होना, अच्छी मात्रा में होना, भरपूर होना, और डिफिशियंट, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी होना। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाए गए इस सफ़ेद क्रांति ऑपरेशन फ्लड, इस दूध वाले कोऑपरेटिव अमूल की वजह से हमारा देश दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। डॉक्टर कुरियन क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज. It reduced seasonal and regional price variations. The cooperatives were given the responsibility of collection and supply of milk and milk products. तो डॉक्टर कुरियन ने अपने मैनेजमेंट प्लानिंग के जरिए पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क सेटअप किया, जिसमें काफ़ी सारे लोग थे जो दूध का उत्पादन करते थे, और इसके साथ साथ में कंज्यूमर्स भी थे जो 700 से ज़्यादा शहरों में फैले हुए थे। It reduced seasonal and regional price variations. The cooperatives were given the opportunity and the responsibility of collection and supply of milk and milk products. तो इस कोऑपरेटिव यूनिट्स को क्या काम दिया गया था? इनकी जिम्मेवारी थी कि भाई जो भी दूध उत्पादन करने वाला किसान है, आपको उससे दूध इकट्ठा करना है और बाद में आपको दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट की सप्लाई को भी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी मेंटेन करना है। द सक्सेस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व मेनी प्रोफेशनल्स लाइक वेटेरियंस, साइंटिस्ट, डेयरी फार्मिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एंड डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स. It also involved the services of many non-professionals like dairy farmers, truck drivers, record keepers, etc. तो इस सफ़ेद क्रांति में मतलब डॉक्टर वर्गीज कुरियन का दिमाग था, उनकी मैनेजमेंट पॉलिसी थी, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारे और भी लोगों का भी सहयोग रहा है, जिसमें वैज्ञानिक रहे हैं, डेयरी फार्मिंग के मशीन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर रहे हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, वेटनरियन, वो भी शामिल थे, और इसके साथ साथ में बहुत सारे डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स थे, और इसके सबसे बॉटम चैनल में वो सारे लोग थे जो एक तरफ में इसके कस्टमर थे, जो शहरों में दूध खरीदा करते थे या दूध से बने हुए प्रोडक्ट खरीदा करते थे, और दूसरे छोर पर वे सारे किसान थे, गांव में रहने वाले या शहर में रहने वाले लोग थे, जिन्होंने ऑक्यूपेशन के लिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का काम किया हुआ था, है ना। तो इसके साथ साथ में डेयरी फार्मर्स भी थे, ट्रक ड्राइवर्स भी थे, और ऑफिस चलाने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड कीपर भी रखे गए थे। बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है। डू यू नो द व्हाइट रिवॉल्यूशन इज द अचीवमेंट ऑफ कैरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव्स यूनियन विच ओन्स एंड ऑपरेट्स द अमूल, मीनिंग प्राइसलेस डेयरी। तो अमूल का मतलब क्या है? प्राइसलेस, अमूल्य, है ना। तो ये जो सफ़ेद क्रांति है, इसकी सफलता के पीछे में बहुत बड़ा हाथ है गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, वहाँ के कोऑपरेटिव यूनियंस का, और वहाँ पर दूध का उत्पादन करने वाले किसानों का। और उन लोगों ने मिलकर के कोऑपरेटिव यूनियन के जरिए इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम किया है, अमूल जिसका नाम है, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे में दिमाग रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। तो बच्चों, आज मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग चेंजेज इन ऑक्यूपेशंस, उसके कुछ और फैक्टर्स पर भी गौर करेंगे। तब तक आप मेरा चैप्टर, मेरा लेक्चर अच्छे से सुने, समझें, नोट्स बनाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग जल्द मिलते हैं। टेक केयर।